नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। खुड़मुड़ा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में मास्टरमाइंड निर्मला अब आ गई है। ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। 18 मार्च को निर्मला के पति और दोस्त की गिरफ्तारी हुई थी। 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। तो ये बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। खुड़मुड़ा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। अब इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड है निर्मला, वो पुलिस की गिरफ्त में है। ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 18 मार्च को निर्मला के पति और दोस्त की गिरफ्तारी हुई थी। 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते हत्या हुई थी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। तो दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। खुड़मुड़ा हत्याकांड में मास्टरमाइंड महिला अब पुलिस की गिरफ्त में है। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। अब मास्टरमाइंड महिला पुलिस की गिरफ्त में है। तो दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में अब मास्टरमाइंड निर्मला है। अवैध संबंध और जमीन विवाद इस पूरे हत्याकांड का वजह है। ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। 18 मार्च को निर्मला के पति और दोस्त की गिरफ्तारी हुई थी। 21 दिसंबर को दुर्ग के खुड़मुड़ा में 4 लोगों के शव मिले थे। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते यह हत्या हुई थी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड निर्मला अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तहसीन, निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है यह पुलिस के लिए। निश्चित तौर पे जिस तरीके से दुर्ग के जो खुड़मुड़ा में जो एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था, निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जिस तरीके से एक पुलिस के लिए पहली बना हुआ था, पूरे राज्य की पुलिस के लिए पहली बना हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से ये एक निर्मला करके ये मास्टरमाइंड पूरे बताया जा रहा है कि पूरे जो एक इस पूरे हत्याकांड की एक मास्टरमाइंड थी, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रेन मैपिंग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफी कुछ मिलने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी कम से कम जो 5 लोग थे जो सभी रिश्तेदार हैं, इसके पति समेत सभी लोगों को पहले ही जो अमलेश्वर थाना पुलिस है उसने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद जिस तरीके से ये अभी एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है कि ये जो एक मास्टरमाइंड है, जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था, काफी चर्चित हत्याकांड रहा है ये खुड़मुड़ा में इलाके में, जिसमें एक दुलारिन बाई, उसका बलराम और उसके बेटा और उसकी बहू, इनकी हत्या कर दी गई थी। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे की जब खुलासा हुआ था तो इसमें जमीन बंटवारे के विवाद था और अवैध संबंध, इसके चलते ये हत्याकांड उसमें हुआ था। उसके बाद पुलिस जो है उसमें कई टीमें बनाई गई थी। कई जो जिले हैं वहाँ की जो अधिकारियों को मिला के इसमें टीमें बनाई गई थी और उसके बाद ये खुलासा हुआ था। इसमें ब्रेन मैपिंग वगैरह सभी इसमें कराए गए थे, उनके जो सभी रिश्तेदार हैं। उसके बाद जाके ये मामला खुला था। तो अब ये एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली कि पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड है उसकी जो निर्मला, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। इधर खबर भोपाल से, जहां सीरियल किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उर्मिला नाम की महिला ने
5 साल पहले प्रेमी देवर मोहन के साथ मिलकर पति रंजीत को मौत के घाट उतार दिया और पति को घर के अंदर बने कमरे में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। और मिला इन 5 सालों में पति के कहीं चले जाने का नाटक रचती रही। इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब महिला की जिंदगी में नया प्रेमी आया और फिर उर्मिला ने नए प्रेमी राजेश वाल्मीकि के साथ मिलकर पुराने हो चले प्रेमी देवर मोहन मारण को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात मोहन मारण शराब के नशे में उर्मिला के घर पहुंचा तो बवाल करने लगा। इस बात पर उर्मिला ने अपने नाबालिग बेटा बेटी के साथ मिलकर मोहन मारण पर डंडे और हथौड़े से हमला कर दिया। इस बीच उर्मिला का नया प्रेमी राजेश भी पहुंच गया और उसने उर्मिला के साथ मिलकर मोहन मारण की हत्या कर दी। इसके बाद उर्मिला का नया प्रेमी अपनी स्कूटी लेकर उर्मिला के बेटे के साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी किनारे फेंक आया, जहां कुत्ते और सुअर मोहन मारण की लाश को नोच कर खा गए। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब 5 साल पहले का राज भी बाहर आ गया। व्यवहार तो ऐसा अच्छा नहीं था और उसको 5-6 साल हो गए उसका पति को गोल हुए। बस वो पता तो ये चला कि अभी जो हादसा हुआ कल जब पता चला कि मतलब ऐसा है थे सर, लेकिन ना वो यहाँ पे भी बैठते थे ना, तो चाहे जे बैठ जा कोई भी बैठ जाए, शादीशुदा भी बैठ जा तो बोलती थी यहाँ पे दारू पीते हैं तो बीड़ी पीते हैं। जो वो कोई सुबह से ऐसा कोई करता है सर, सो उठ के ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन वो चिल्लाती थी कि यहाँ क्यों बैठते हैं मेरे घर के सामने करके। उनका पति का व्यवहार सबसे ही अच्छा था। कुछ नहीं, हमें पता नहीं था। 4 साल से हमको ये है, पर मर्डर उसका लाश ना मिली तो हम पहुंचे तो खत्म हो गया। वो ये लोग वही भतीजे उसके देवर लगते, वो पूछते थे तो वो कहती थी हाँ आता है, वहाँ रह रही है, वहाँ मेरे फोन आते बात करती हूँ, बस ऐसा कुछ। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह हितग्राही बच्चों को आज पेंशन राशि का वितरण करेंगे। कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। सीएम निवास में शाम 5 बजे वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित होगा। 199 अनाश्रित बाल हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए पेंशन दिए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई है। सीएम शिवराज ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत आज बच्चों को राशि दी जाएगी। चलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में आज क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ प्रिया हमारे साथ जुड़ गई, तो ये भोपाल से सिखिल हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास होगा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होगा खबरों में? चलो प्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की। भोपाल का रुख कर लेते हैं, सिखिल हमारे साथ बने हुए हैं। सिखिल, आज दिन भर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए तो राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होगा। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत वर्चुअल एक बैठक भी यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो हितग्राही बच्चे हैं जिनके जो कोरोना काल में जिनके माँ और बाप जो हैं, जो पिताजी हैं उनके वो जो ख़त्म यहाँ पर हो गए थे, संक्रमण की भेंट चढ़ गए थे, उन्हें 5,000 रुपये की जो पेंशन है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो आज ग्वालियर और मुरैना के दौरे पर यहाँ पर रहेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर होगी। और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस जो हमलावर है उसे लेकर एक रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। बता दें कि कल एक ट्वीट यहाँ पर हुआ था जहाँ पर साफ तौर पर बताया यहाँ पर गया था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी गुमशुदगी को लेकर काफ़ी एक कल राजनीतिक माहौल गर्म यहाँ पर रहा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज बैठक यहाँ पर करेंगे, वार्डों की जोनवार समीक्षा यहाँ पर करेंगे। हालांकि ये जो समीक्षा होगी ये सिर्फ भोपाल के स्तर की यहाँ पर होगी। इसके अलावा हेल्थ पीएस यानी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं वो कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 7 बजे यह समीक्षा बैठक
बैठक यहाँ पर होगी और साथ ही साथ प्रदेश में जिस प्रकार से अनलॉक की स्थिति यहाँ पर होना है उसमें कोरोना संक्रमण दर को लेकर इसमें पूरी चर्चा की जाएगी। राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से जो मरीज यहाँ पर लगातार ब्लैक फंगस के बढ़ते जा रहे हैं उन्हें देखते हुए संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत भी अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और इसमें साफ तौर पर जिस प्रकार से इंजेक्शंस की कमी और जो प्लानिंग होनी है उसे देखकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग की अगर बातचीत की जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग में आज जल कार्य के जो अमृत के आधार पर जो केंद्र सरकार की अमृत योजना है उसके आधार पर जो काम हुए हैं उनकी समीक्षा बैठक यहाँ पर की जानी है। वहीं टीएनसीपी संचालनालय में जिस प्रकार से जीआईएस बेस्ड जो सर्वे के साथ साथ जो कामकाज यहाँ पर शुरू यहाँ किया गया है, 7 जिलों में यह प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था, अब इसे पूरे प्रदेश में यहाँ पर लॉन्च किया जाना है। मतलब जो सीमांकन के साथ जो नपती और नपाई जमीनों की होती थी वो जीआईएस बेस्ड के अंतर्गत होगी, उसे लेकर भी आज अन्य अधिकारियों के साथ टीएनसीपी संचालनालय में यहाँ चर्चा की जाएगी। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सिखिल में हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार रायपुर का फिर से रुख करते हैं, प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, दिन भर की बात करें छत्तीसगढ़ में तो क्या कुछ खास होगा खबरों में? बिल्कुल श्रवण, लगातार प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं यही इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने देखा कि आंकड़े जो हैं वो 17-18 हज़ार के आसपास जा रहे थे, लेकिन अब आंकड़े सिमटने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2400 नए जो है संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं लगभग 64 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े सिमट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, ये आए हैं तो वहीं लगभग 64 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े सिमट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, ये राहत की बात है, लेकिन एक चिंता की बात है और वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मामले बेहतर नहीं। हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर, दुर्ग जिला, ये तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर अब आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से अभी भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर मामले अब जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं। हम अगर देखें कि सूरजपुर से बीते 24 घंटे में 232 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और ये अभी जिलों में सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो सूरजपुर से ही आए हैं। चिंता यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से संक्रमण ने पैर पसारा है उसको कैसे कंट्रोल करें। साथ ही मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी रेट पर काम करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि 200-250 के आसपास रोज़ाना मृत्यु दर थी, लेकिन अब वो कम हो रही है, वो 64 के आसपास या 100 के अंदर ये आंकड़ा सिमट कर रह गया है। लेकिन अभी भी मृत्यु दर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाए, ये बचा हुआ है। साथ ही अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी भी हम ऐसे मामले सामने देख रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को संक्रमण फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोग टेस्टिंग करवाने नहीं पहुँच रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये स्थितियां जो बनी हैं लगातार बनी हुई हैं और इस पर कंट्रोल की ज़रूरत फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कैसी लाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैसे करवाया जाए। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी चुनौती यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर अवेयरनेस कैसे लाएँ। तो ये खबरें रहेंगी श्रवण दिन भर आज। चलिए, तो निश्चित रूप से प्रिया, ये अच्छी बात है कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अब भी जरूरत है लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का। जिस तरह से सिखिल यहाँ पर एक सीरियल किलिंग का मामला सामने आया, किस तरह से ये पूरी परतें खुली, किस तरह से खुलासा हुआ है? देखिए, एक लाश यहाँ पर मिली हुई थी और ये पूरा मामला है राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र का। दामखेड़ा 1 सेक्टर में यहाँ एक अज्ञात लाश मिली थी जिसे सुअर और कुत्तों ने यहाँ पर खा लिया था। काफ़ी बदतर स्थिति में थी। पुलिस ने इस पूरी जांच में यहाँ पर जुटी और साथ ही साथ संदेह था कि कहीं ना कहीं जो इसके परिवार के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकते हैं। सख्ती से पूछताछ यहाँ पर की गई और सबसे बड़ी बात तो यह है सनसनीखेज का इस पूरे मसले पर जब खुलासा यहाँ पर हुआ। हालांकि जो मृतक है
वो जिस महिला ने ये पूरी घटना को अंजाम यहाँ पर दिया अपने नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर, वह उसका देवर यहाँ पर है। और जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो 5 साल पुराना सुराग भी यहाँ पर खुला। जिस प्रकार से बताया यहाँ पर जा रहा था कि जो महिला का पति है वो 5 साल पहले कहीं ना कहीं गुमशुदा यहाँ पर हो गया या घर छोड़ के चला गया था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो महिला ने इस बात को स्वीकारा, खुलासा यहाँ पर किया कि वो गुमशुदा नहीं बल्कि 5 साल पहले उसे मार दिया गया था, उसकी हत्या की गई थी और साथ ही साथ जिस झोपड़ी में वो रहती है वहीं 4 फीट गहरे गड्ढे में उसे खोदकर यहाँ पर गड़ा दिया गया था। और इसी को देखते हुए पुलिस ने और यहाँ पर पूछताछ शुरू की तो पता ये लगा कि जो अवैध संबंध है उसके आधार पर ये पूरी हत्या को अंजाम यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि देवर के साथ वो अपने रहती थी और देवर पर भी चरित्र पर शक वो यहाँ पर करती थी और इसी को देखते हुए उसने जो है अपने देवर की यहाँ पर हत्या कर दी। तो ये पूरा एक मामला जो है, पहले भी एक ऐसा ही मामला यहाँ पर सामने आया था, ना सिर्फ भोपाल बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसका ये उड्डयन का एक मामला सामने आया था जिसने अपनी प्रेमिका और पिता और माँ की यहाँ पर हत्या यहाँ पर की थी और उसी तर्ज पर ये पूरा एक मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस आज इसमें और पूछताछ यहाँ पर कर सकती है और कई राज यहाँ इस मामले में खुल सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पड़ोसी जो उनके साथ में थे वो भी इस पूरी हत्या में कहीं ना कहीं उनकी भी संदेह के घेरे में यहाँ पर है और इसके अलावा परिवार के एक सदस्य और यहाँ पर गायब बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो कड़ियाँ हैं वो आपस में पुलिस जोड़ने की तैयारी में यहाँ पर लगी हुई है। पूछताछ के बाद ये पूरे मामले का खुलासा। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि पुलिस आज इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां सूरजपुर के ग्राम धड़सेड़ी में कल कुएं में चल रहे काम के दौरान हुए हादसे में कुएं के अंदर काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों के ऊपर करीब 15 फीट मलबा गिर गया। मलबे को निकालने का काम आज भी जारी है। जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ देर रात घटना स्थल पर पहुंच गए थे और बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत धड़सेड़ी में मनरेगा योजना के तहत यह काम चल रहा था। अजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। अजय, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, ये धड़सेड़ी गांव का मामला है जहां पर कुआं में 3 मजदूर दबे हैं और इनके निकालने का काम पूरे रात भर चला, जिसके बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है कि इस कुएं में दबे 3 मजदूरों को बाहर निकालने। लेकिन जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, अब ये लगता है कि किसी भी वक्त जो मजदूर उस मलबे में दबे वो उनको किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। अब वो काम बहुत धीरे चल रहा है क्योंकि वो सतह की तरफ पहुंच रहा है अभी और जो दबे हैं मजदूर उन तक किसी भी वक्त पहुंचा जा सकता है। तो अब थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ये मामला कितना गंभीर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसका काम है वो 12 घंटा से ऊपर का वक्त लग गया और उसके बाद भी ग्रामीणों को नहीं निकाला जा सका है। तो इस मामले की गंभीरता और इसकी लापरवाही को देखा जा सकता है कि एक इतनी बड़ी घटना यहाँ घट गई और जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी इसमें इतना काफी वक्त लग गया और ग्रामीणों में और उस परिवार में गम का माहौल है, जबकि पूरे गांव में ही मातम पसर गया है और जिला प्रशासन का पूरा अमला वहां पे मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे मौजूद है और केंद्रीय मंत्री रात में परिवारों के साथ मुलाकात करने पहुंची थी और लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा अब बस लोगों की चर्चा की है कि किसी भी वक्त जो मजदूर दबे हैं उनको निकाला जा सकेगा। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान में यहाँ पर देरी हुआ, यदि हम बात करें शुरुआती दौर पर तो किस तरह की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली? मनरेगा के तहत यहाँ पर कुएं की खुदाई चल रहे थे, किस तरह की लापरवाही हुई आखिर यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर बिना लापरवाही के घटना संभव नहीं थी क्योंकि ये मनरेगा के तहत निर्माण चल रहा और अभी तक जो ऊपरी तो कोई बात ही आई है उसमें ये भी एक बात निकल कर सामने यहाँ के अधिकारियों ने कुछ भी कैमरे पे नहीं कहा कि जिसकी जमीन थी और वहाँ पे जिस मजदूर की दबा है उसमें उसकी काम के लिए डिमांड पत्र नहीं था। तो इसमें ये भी चीजें हैं और ये भी बात है कि जो कुएं की जो प्राथमिक खुदाई हुई है उसमें जेसीबी मशीन के द्वारा भी खुदाई हुई। तो निश्चित तौर पर जेसीबी मशीन से खुदाई है तो उसकी मिट्टी जो खोद के निकाले गए थे वो आसपास ही वहाँ पे रख दिया जाता है और हाल ही के दिनों में बारिश हुई थी जिससे ये पूरा गीला हुआ था और वो वजन नहीं सहने के कारण ही भरभरा कर गिरा है। तो हालांकि ये जांच के विषय, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है जो 3 मजदूर दबे हैं उनको निकालना और उसके बाद इसमें जो देखने वाली बात होगी किस तरह की जांच होती है और दोषी
जो होते हैं तो पाए जाते हैं उन पर 30 तरह की कार्रवाई होती है। और जो बात देर की है, इसमें 12 घंटे से अधिक समय में रेस्क्यू में लगे। तो कल ये घटना करीब 5 बजे के आसपास की है और जो धनखेड़ी है वो जिले के अंतिम छोर में बसे ब्लॉक का अंदर का गांव है। यही कारण है कि जो रेस्क्यू चलाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी प्रशासन की सक्रियता रही कि जिस तरह से वो जानकारी मिलने के साथ। चलिए अजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां 14 लाख कैश जब्त किए गए। 14 लाख कैश के साथ रेल यात्री को पकड़ा गया। उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस में सफर कर रहा था यात्री। कटनी से संतरागाछी युवक जा रहा था। जीआरपी अब युवक से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां 14 लाख कैश जब्त किया गया। 14 लाख कैश के साथ रेल यात्री को पकड़ा गया। उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस में ये यात्री सफर कर रहा था। कटनी से संतरागाछी की ये युवक जा रहा था। अब इस पूरे मामले में जीआरपी पूछताछ युवक से कर रही है। बढ़ते आगे, खरगोन जिले के महेश्वर में शुक्रवार की शाम को तेज हवा और आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश हुई। यहां मातमूर की खराड़ी नदी में अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 3 लोग बाइक सहित बह गए। इनमें से बाइक सवार तो जैसे तैसे बच गए। हवा और आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश हुई। यहां मातमूर की खराड़ी नदी में अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 3 लोग बाइक सहित बह गए। इनमें से बाइक सवार तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और एक बच्ची बाढ़ में बह गए, जिनका दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। बेमौसम बारिश के चलते अचानक खराड़ी नदी में पानी बढ़ गया। तभी जितेंद्र जाकरे अपनी बाइक से पत्नी लक्ष्मी और बेटी त्रिषा के साथ नदी पर बने पुलिया को पार कर रहा था। तभी तीनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। पुलिस विभाग और गोताखोरों ने सर्चिंग जारी रखी थी, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली। नदी के तेज बहाव में वही बेटी का शव मिल गया है, वहीं उसकी मां की तलाश अब भी की जा रही है। वो नहीं माना और उसने अचानक नाले को पुलिया पर बाइक से पार करना चाहा, जिसमें पानी के बहाव के कारण उसकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गई, मोटरसाइकिल गिर गई, जिससे वो तीनों गिर गए और उसकी पत्नी और बच्ची बह गए हैं। वो तैरकर किनारे पे आ गया है। अभी बॉडी मिली नहीं है, गुम इंसान कायम करके अभी तलाश जारी है। रीवा के मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विद्युत विभाग के जिला कार्यालय में मौन धरने पर बैठ गए। उनके धरने पर बैठने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने विधायक से मुलाकात की। विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने 67 मांगों वाला पत्र सौंपा। वहीं विधायक ने मऊगंज में पदस्थ डी हरिवंश प्रसाद शुक्ला को हटाए जाने की मांग भी की। समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद भी विधायक अड़े रहे। कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत धरना प्रदर्शनों को प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी विधायक प्रदीप पटेल के धरने को लेकर अब सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि मऊगंज विधायक का मुख्य अभियंता हरिवंश प्रसाद शुक्ला से विवाद चल रहा। वहीं शिकायत दूर करने के आश्वासन के बाद विधायक ने 8 घंटे बाद धरना समाप्त कर दिया। आश्वस्त किया गया है कि जल्दी से जल्दी इसका पूरा सर्वे करा के और जो समस्याएं तुरंत निपटाने लायक हो उनको तुरंत निपटा दिया जाएगा और जो जिसमें से कुछ एस्टीमेट वगैरह बनाने की आवश्यकता है उसको समय सीमा के अंदर पूर्ण करा दिया जाएगा। हुई शिकायतें मैंने देखी ट्रांसफार्मर जले से संबंधित हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में कि टोटल कंज्यूमर का 50% कंज्यूमर या तो पैसा जमा करें या टोटल बकाया राशि का 10%। ये हमारे राज्य सरकार का निर्देश है और यदि बकाया राशि नहीं जमा है 10% से कम है तो ट्रांसफार्मर बदलने के नियम नहीं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।